हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो व्हाट आर बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स? बाइलिनियर फॉर्म्स क्या होती हैं? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म summation I is equal to 1 to m, summation j is equal to 1 to n, aij xi yj। इस टाइप का एक्सप्रेशन बाइलिनियर फॉर्म कहलाता है। कब कहलाता है? अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। सबसे पहली चीज, एवरी टर्म इज ऑफ 2 डिग्री, and second condition is every term contains exactly one variable from x1 x2 xm and exactly one variable from y1 y2 yn। अब इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या हो, ए आई जे इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, एक एक्स आई टाइप का वेरिएबल, एक वाई जे टाइप का वेरिएबल, और इस टाइप की कितनी टर्म्स? m इंटू एम टर्म्स, कि m पॉसिबिलिटीज फॉर एक्स आई, n पॉसिबिलिटीज फॉर वाई जे। तो इस तरह की फॉर्म क्या कहलाती है? बाइलिनियर फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर हमने क्या कंडीशन लिखी कि हर टर्म की डिग्री 2 होगी, मतलब एक xi वेरिएबल आएगा और एक yj वेरिएबल आएगा। xi वेरिएबल के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है वो कहां से आएगा? x1 x2 xm। वो कितनी चॉइसेस ले सकता है? m चॉइसेस। तभी हमारा ये समीशन 1 से लेकर m तक है। ऐसे ही yj कहां से कहां तक में से आ सकता है? y1 y2 yn में से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं 2xy 3yz प्लस x1 y1 ही लेते हैं। 2x1 y1 3 x2 y1 5 x1 y2 माइनस 9 x2 y2 प्लस 7 x2 y3। ठीक है, तो कोई हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब देखो, क्या इसकी हर एक टर्म जो है, ईच टर्म 2 डिग्री की है? यस, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें सब में 2 वेरिएबल्स हैं। फिर सबके साथ साथ कोई कांस्टेंट है। सपोज ये यहां पर हमने लिखा प्लस x1 y2, कांस्टेंट कुछ नहीं दिख रहा, तो कांस्टेंट कितना है? 1 हो गया। तो सबके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। तीसरी बात कि आपके पास हर टर्म में एक वेरिएबल x1 x2 xm से आएगा, एक y1 y2 yn से आएगा। अब एक x1 आ रहा है, एक y1 आ रहा है, एक x2 आ रहा है, एक y1 आ रहा है। x1 आ रहा है तो y2, x2 आ रहा है y2, x2 के साथ y3। यानी कि फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं? पहला वाला वेरिएबल किस में से है? x1 x2 में से। सेकेंड वाला किस किस में से है? y1 y2 y3 में से। करेक्ट? तो आपके पास ये क्या बन गई? इट इज अ बाइलिनियर फॉर्म। क्या कंडीशन होनी चाहिए? कांस्टेंट, एक xi वेरिएबल, एक yi वेरिएबल, प्लस दूसरा कांस्टेंट, एक xi वेरिएबल, एक yj वेरिएबल, प्लस एंड या माइनस, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास कांस्टेंट इनटू एक xi वेरिएबल, एक yj वेरिएबल, इस टाइप का समीशन। अब यहां पे जैसे ये -9 है, तो aij की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? -9। तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू -9 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशंस की, इस तरह के सम को क्या कहते हैं हम? बाइलिनियर फॉर्म। अब इस बाइलिनियर फॉर्म में आपके पास पहला वेरिएबल भी xi हो, दूसरा वेरिएबल भी xi हो, तो ये समीशन आपके पास क्या बन गया? समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, समीशन j इज इक्वल टू 1 to n, aij xi xj। अब देखो इसमें क्या फर्क पड़ा कि समीशन i के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज थी? m थी,
क्योंकि ये चेंज हो सकता है ना, यहाँ पे क्या था x1 x2, यहाँ पे था y1 y2 y3, यहाँ 2 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ दोनों में सेम है तो दोनों का समीशन सेम है, i इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to n, aij xi xj। अभी भी हर टर्म 2 डिग्री की है, लेकिन अब हर एक टर्म में आपके पास एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स कहां से आ रहे हैं, इसी में से आ रहे हैं, x1 x2 xn में से। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम क्या कह देते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म और बाइलिनियर फॉर्म में क्या डिफरेंस हुआ कि आप जब बाइलिनियर फॉर्म की बात कर रहे हो, पहला वेरिएबल xi में से आएगा, दूसरा वेरिएबल yj में से आएगा, जबकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में दोनों वेरिएबल्स जो है वो xi में से आएंगे। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ बाइलिनियर फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इस बाइलिनियर या क्वाड्रेटिक फॉर्म की हम मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास है एक्सप्रेशन जो हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म का है। इस एक्सप्रेशन को, इस टर्म्स को हम कैसे लिख देते हैं, पहले पहले x1 वाली लिखते हैं, a11 x1 y1, a12 x1 y2, कहां तक है आपके पास y वाली, n तक, a1n x1 yn। भाई i को तो मैंने रख दिया 1, j वाला समीशन खोल दिया 1 से लेकर n तक, तो ये आपके पास पहली लाइन में एंट्रीज आ गई। फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा, a21 x2 y1 प्लस a22 x2 y2 एंड सो ऑन a2n x2 y1, यानी i को फिक्स कर दिया मैंने 2, j का समीशन 1 से लेकर n तक खोल दिया। फिर इसी तरीके से सारे लेते जाएंगे, फिर i लास्ट में क्या हो जाएगा, m am1 xm y1, am2 xm y2 प्लस एंड सो ऑन amn xm yn। ठीक है, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम 3 मैट्रिसेस लिखते हैं। पहला कैपिटल X, जितने भी xi हैं, कितने हैं, x1 x2 xn। ठीक है, फिर दूसरा y में जितने yj's हैं 1 2 अप टू yn तक, y1 y2 yn। तीसरा मैट्रिक्स A, इसी सीक्वेंस में जैसे ये बना हुआ है, a11 a12 a1n, a21 a22 अप टू a2n, am1 am2 अप टू amn। m रोज n कॉलम्स, m क्रॉस n ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आ गई। ये कितने की है, m रोज 1 कॉलम, ये n रोज 1 कॉलम। तो इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म कब आएगी, ये आएगी अगर हम लिखते हैं x ट्रांसपोज a y। अगर हम ये टर्म लिख दें x का ट्रांसपोज, यानी इसको रो मैट्रिक्स में लिख दें, ये aij मैट्रिक्स एज इट इज है, फिर इसको y से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये वाला समेशन आ जाएगा। ऑर्डर चेक कर लो, क्या ये 1 by 1 ऑर्डर की ही टर्म आएगी, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है ना, समीशन में ये आपके पास ये मैट्रिक्स नहीं बन रही, ये एक टर्म बन रही है, तो क्या इन सबको मल्टीप्लाई करके एक ही टर्म आएगी। देखो इसका ऑर्डर कितना होगा मैट्रिक्स का, x ट्रांसपोज का ऑर्डर 1 क्रॉस m, a का ऑर्डर m क्रॉस n, y का ऑर्डर n क्रॉस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, m सेम है, मल्टीप्लाई हो सकती है, कितना ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस n। फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, n क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स से, n और n सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी 1 by 1, एक ही टर्म आएगी और वो ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं क्लियर भी कर देती हूँ कि आपके पास ये टर्म कैसे आएगी। कोई बाइलिनियर फॉर्म लेते हैं, फाइव x1 y1, 7 x2 y1, 6 x2 y2 minus 3 x1 y2 plus 9
x2 y3 माइनस 5x2 x1 y3। ठीक है, कोई भी बाइलिनियर फॉर्म, कितनी भी आपके पास इसमें टर्म्स हो सकती हैं। हमने निकालनी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंने कहा था सबसे पहली लाइन में हम कौन सी टर्म्स लिखेंगे, x1 वाली। इसमें x1 है, इसमें है और इसमें है। 5x1/1 माइनस 3x1/2 माइनस 5x1/3। फिर x2 वाली प्लस 7x2/1 प्लस 6x2/2 प्लस 9x2/3। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई टर्म नहीं बची, सारी टर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले लिखेंगे x में कितनी एंट्रीज हैं, 2, x1 x2। ए मैट्रिक्स में क्या आ गया, 5 माइनस 3 माइनस 5 7 6 9। y में क्या आ गया, y1 y2 y3। ठीक है, दोबारा इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है, x ट्रांसपोज ए वाई, यानी कि ये अब बन गई रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स थी ना, ट्रांसपोज लिया तो रो मैट्रिक्स बन गई। मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 माइनस 3 माइनस 5 7 6 9 और बाद में y1 y2 y3। ठीक है, करें इसको, मल्टीप्लाई करके चेक करें सेम चीज आती है या नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5x1 प्लस 7x2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 3x1 प्लस 6x2 माइनस 5x1 प्लस 9x2। एक ही रो आएगी क्योंकि इसमें सेकेंड रो नहीं है। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, y1 y2 y3 से। this into y1, 5x1 y1 प्लस 7x2 y1 माइनस 3x1 y2 प्लस 6x2 y2। ये y1 से, ये y2 से, थर्ड एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद y3 माइनस 5x1 y3 प्लस 9x2 y3। चेक कर लो सेम आ रही है या नहीं। 5x1 y1 7x2 y1 माइनस 3x1 y2 6x2 y2 माइनस 5x1 y3 9x2 y3 और 9x2 y3। ठीक है, तो आपके पास कैसे आएगी बाइलिनियर फॉर्म, उसकी मैट्रिक्स निकाल दो ए, इस ए मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग और एक्स वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, एक्स ट्रांसपोज ए वाई इज द बाइलिनियर फॉर्म। अब एक कुछ कंडीशंस हैं आपके पास इसकी। हमने लिखा अगर हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म है समीशन i इज इक्वल टू 1 to m, j इज इक्वल टू 1 to n, aij xi yj, इट कैन बी रिटन एज x ट्रांसपोज ay। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाती है हर एक बाइलिनियर फॉर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये मैट्रिक्स ए। इस ए मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स का जितना भी रैंक होता है is called the rank of bilinear form। कि बाइलिनियर फॉर्म का रैंक कितना होगा, जितना इस ए का रैंक होगा, यानी कि रैंक ऑफ एक्स प्राइम ए वाई इज सेम एज रैंक ऑफ ए। फिर क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस और हैं कि अगर ए सिमेट्रिक हो गया, इफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो ये बाइलिनियर फॉर्म, इसको भी हम क्या कहेंगे, इट इज सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो हम बाइलिनियर फॉर्म को क्या देते हैं, ऑल्टरनेट। ठीक है, अगर ए हर्मिशियन हो गया तो बाइलिनियर फॉर्म इट इज हर्मिशियन। अगर ए स्क्यू हर्मिशियन हो गया तो बाइलिनियर फॉर्म क्या कहलाती है, इट इज ऑल्टरनेट हर्मिशियन। करेक्ट।
तो ये आपके पास बाइलिनियर फॉर्म की कुछ कंडीशंस हो गई कि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो फॉर्म भी सिमेट्रिक, ए मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो फॉर्म ऑल्टरनेट, अगर ए हर्मिशियन है तो फॉर्म हर्मिशियन, ए स्क्यू हर्मिशियन है तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट हर्मिशियन। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म की। जैसे हमने बाइलिनियर फॉर्म की मैट्रिक्स निकाली, हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की भी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो हमने मैट्रिक्स निकाल ली। अब ए का ऑर्डर, अगर बाइलिनियर फॉर्म आपके पास थी I is equal to 1 to m, j is equal to 1 to n, aij xi yj is x dash ay, तो इसमें m रोज n कॉलम्स आई थी। ठीक है, ए का ऑर्डर कितना आया था? ए मैट्रिक्स जो थी वो m क्रॉस n ऑर्डर की थी। तो अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म की, हमने लिखा था I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to n, aij xi xj। अब इसमें दोनों जो आपके पास है ये क्या है? एन एन। दूसरी बात, इसको हम कैसे लिख पाएंगे? एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। यहाँ पे वाई जे आ रहे थे लेकिन यहाँ वापस एक्स जे आ रहे हैं, तो ये लिखा जाता है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। और ए का ऑर्डर कितना होगा? एन क्रॉस एन। यहाँ ऑर्डर आया था एम क्रॉस एन, यहाँ आएगा एन क्रॉस एन। तो यानी कि ए एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, ए विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास, हमको स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले लेते हैं। कोई भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स से हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। कैसे निकालेंगे? हमें इसके साथ एक x लेना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास x कितने ऑर्डर का आएगा? 3 ऑर्डर का। इसको हमने लिख दिया x1 x2 x3। ठीक है, कैसे निकालना है? x ट्रांसपोज ए एक्स। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको हम? इसको हमें मल्टीप्लाई करने का एक ऑल्टरनेट या इजी वे क्या होता है? इसको हम लिख देते हैं ये x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये x2, ये x3। ऐसे ही ये x1, ये x2 और ये x3, यानी 1 इंटू x1 इंटू x1, तो ये हो गया x1 का स्क्वायर। 2 इंटू x1 इंटू x2, ठीक है, -1 इंटू x1 x3, 5 x2 x1, ठीक है, प्लस 2 x2 स्क्वायर, 3 x2 x3, ठीक है, प्लस 6 x3 x1, प्लस 1 x3 x2, प्लस 5 x3 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये सेम चीज ही आएगी। अब इस सेम चीज में और क्या हुआ? इस सेम चीज में हुआ कि एक टर्म आ रही है x1 x2, एक टर्म आ रही है x2 x1, दोनों ऐड होंगी, तो ये आपके पास x1 x2 और x2 x1 सेम होते हैं, तो ये 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? इट विल बी 7 टाइम्स x1 x2। ठीक है, 5 प्लस 2 को मैंने लिख दिया 7 टाइम्स। ऐसे ही x1 x3 जो डिफरेंट वाली होंगी सारी दो बार रिपीट होंगी। x1 x3 एक ये, x3 x1 और एक ये 6 -1, 6 -1 इज +5, ये टर्म आपकी यूज हो गई। फिर x3 x2, 3 ये था, 1 ये था, 3 + 1 4, +5 x3 स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। बट किसी भी मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम अगर मैट्रिक्स निकालते हैं तो हम मैट्रिक्स कौन सी यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कि अगर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स निकालनी है तो हम निकालेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज कोई भी दी हो उससे क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म से जब हमें मैट्रिक्स निकालनी है तो हम मैट्रिक्स कैसे यूज करेंगे? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या किया, पहले x1 वाली टर्म्स लिखते हैं। अब x1 वाली ये 3 टर्म्स है। अब ये टर्म आपके पास हमने देखा कि ये 2 बार आ रही थी, तो हम इनको हाफ कर देते हैं। 7/2 x1 x2
प्लस 5/2 x1 x3। अब 7/2 x1 x2 तो हो गया, दूसरी लाइन में आना था 2x2 स्क्वायर। अब x2 x1 7/2 कर दिया, ठीक है। और ये आपके पास x1 x3 का जो 5/2 था ये यहां ले लिया थर्ड में, 5/2 x3 x1 हो गया ना टोटल 5/2 x1 x3 5/2 x3 x1, 7/2 x1 x2 7/2 x2 x1। फिर x2 x3 में कितना था 4, इसका हाफ 2 x2 x3 2 x3 x2, एक टर्म बच रही है 5 x3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हम डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट मैट्रिक्स विल बी 1 7/2 5/2 2 7/2 2 5 2 5, नहीं इट इज 7/2 2, ठीक है। हमने लिखने ऐसे ही है ना, ये x1 वाले, ये x2 वाले, ये x3 वाले, ये x1 ये x2 ये x3। x1 के साथ पहले x1 वाला, फिर x2 वाला, फिर x3 वाला कोएफिशिएंट, ऐसे ही x2 के साथ पहले x1 वाला, तो ये था 7/2, फिर x2 के साथ x2 वाला 2, x2 के साथ x3 वाला कोएफिशिएंट 2, x3 x1 वाला इधर, x3 x2 इधर, x3 का स्क्वायर इधर। कोएफिशिएंट हमने इसी तरीके से लिखने हैं। अब ध्यान देना कि इन दोनों मैट्रिसेस में क्या होगा, जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज थी वो तो रहेंगी सेम, ठीक है। अब नॉन डायगोनल आपके पास डिफर कर सकती है, और वो उनका डिफरेंस हम चेक कैसे करेंगे, हमारा करेक्ट है या नहीं। ये दो टर्म्स सेम होनी चाहिए अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। यहां पर इनका सम कितना आ रहा है 7, यहां पे कितना आ रहा है 7/2 प्लस 7/2 अगेन 7, यहां पर 6 - 1 5, यहां 5/2 प्लस 5/2, यहां भी कितना आ गया 5, फिर 3 + 1 4 2 और 2 4, तो इसका मतलब आपकी जो मैट्रिक्स आ गई वो करेक्ट आ गई। अब सम करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि इस मैट्रिक्स से आपने अगर सिमेट्रिक कैलकुलेट करनी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए आपके पास नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी आती हैं, सिमेट्रिक भी आती हैं, बट हम वर्कआउट जो करते हैं वो हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे करते हैं, बट नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिसेस होती है। अब हमने बात की थी रैंक की, कि बाइलिनियर फॉर्म का रैंक और इस ए का रैंक जो है वो सेम होते हैं। यहां पर हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, कि डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्या होगा, x ट्रांसपोज ए एक्स का इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जितना ए का डिटर्मिनेंट उतना इस का आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट। तो अब क्या है ए का डिटर्मिनेंट, अब दो फॉर्म्स ले लेते हैं, दो मैट्रिसेस ले लेते हैं ए की फॉर्म के लिए। डायगोनल एंट्रीज तो आपको पता है सेम होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। एक में लिख दिया मैंने 5 2, 5 और 2 कितना हो गया 7, यहां पे मैंने लिख दिया 4 और 3, ठीक है, ये भी 7 है। तो ये दोनों मैट्रिसेस सेम क्वाड्रेटिक फॉर्म को कॉरेस्पॉन्ड करेंगी। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, इसका डिटर्मिनेंट कितना है 2 - 10 - 8, इसका कितना है 2 - 12, ये हो गया -10, डिफरेंट आ गया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट उसकी मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा कि आप उसकी कौन सी मैट्रिक्स ले रहे हो, और मैट्रिक्स सिर्फ एक नहीं आएगी, एक से ज्यादा आ सकती हैं, क्योंकि एक आएगी सिमेट्रिक और उस सिमेट्रिक से जितनी भी पॉसिबल नॉन सिमेट्रिक बन सकती हैं जिसमें ये सम इस तरह के सेम हो। अब 7 है ये सम, 7 सम है, मैं 1 और 6 भी लिख सकती हूं। अगेन डिस्क्रिमिनेंट डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 1 2 = 2 -6 -4, ठीक है। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। तो आपके पास जरूरी नहीं है इसकी जो मैट्रिक्स है वो सेम आए आपके पास, लेकिन जब हम बनाएंगे सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ही निकलेगी, इसीलिए हम जब बात करते हैं तो हम सिमेट्रिक के करते हैं, अदरवाइज नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो सकती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? V हमने लिया सेट ऑफ n वेक्टर्स। n वेक्टर्स मतलब n वेक्टर्स मींस n टपल्स। जैसे हमने x को लिखा ना x1, x2, xn, तो इस तरह के आपके पास कॉलम वेक्टर्स, इनकी कलेक्शन हो गई V। तो एक फंक्शन V से लेकर V तक गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ax, कि किसी मैट्रिक्स से अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं तो fx इज इक्वल टू ये y आ जाएगा। fx की वैल्यू y आएगी, लेकिन ये y कैसे आएगी? x को a से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या आ रही है? एक ए मैट्रिक्स आ रही है। और ये ए मैट्रिक्स कैसी होती है? ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तभी तो ये x से मल्टीप्लाई करेगी। x कितने ऑर्डर का आपके पास वेक्टर है? इट इज n क्रॉस 1 ऑर्डर का एलिमेंट। ये n क्रॉस 1 ऑर्डर का, और मल्टीप्लाई करके भी हमें क्या चाहिए? n क्रॉस 1 ऑर्डर। तो a कितने ऑर्डर की होनी चाहिए? n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि a नॉन सिंगुलर है, तो हम कह देते हैं कि f भी नॉन सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट a 0 हो गया, यानी कि a मैट्रिक्स सिंगुलर हो गई, तो हम कह देते हैं कि f जो है इट इज ऑल्सो सिंगुलर। ठीक है। अब एक और चीज कि अगर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है, तो f मैपिंग जो है वो कैसी हो जाती है? इट इज 1 1। हमारे पास है क्या मैपिंग? f ऑफ x इज इक्वल टू ax। 1 1 प्रूफ करना है। 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी मैपिंग को 1 1 प्रूफ करने के लिए हम उसकी इमेजेस इक्वल ले लेते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। प्रूफ कर देंगे कि x1 और x2 सेम है, तो आपके पास क्या हो जाएगी? मैपिंग 1 1 हो जाएगी। कब करनी है? जब ये नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मतलब जब डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0। f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? ax1। f ऑफ x2 हो गया ax2। a नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a इनवर्स ax1 इज इक्वल टू a इनवर्स ax2। a इनवर्स और a मल्टीप्लाई करके क्या देंगे? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2। इमेजेस इक्वल ही थी, वैल्यूज इक्वल आ गई, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? 1 1। ठीक है, फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है कि बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें तो अगेन वो बाइलिनियर या क्वाड्रेटिक फॉर्म ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म है x ट्रांसपोज ay। हमने इस पे लगा दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि x को तो मैंने लिख दिया p इंटू यू, y को मैंने लिख दिया q इंटू v। ये लगाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये थी मेरे पास बाइलिनियर फॉर्म, इस पे लगा दी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये किसके इक्वल हो गया? x ट्रांसपोज ए वाई इज इक्वल टू पी यू ट्रांसपोज ए क्यू वी। यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज लेते हैं ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ए क्यू वी। यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ए क्यू इंटू वी, यानी कि यू ट्रांसपोज डी वी। डी मैट्रिक्स क्या है? पी ट्रांसपोज ए इंटू क्यू। ठीक है, जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई x इज इक्वल टू पी यू, वाई इज इक्वल टू क्यू वी, तो आपके पास अगेन ये क्या फॉर्म आ गई? इट इज अ बाइलिनियर फॉर्म। देख लो, चेक कर लो, क्या डी एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है? क्या इनके ऑर्डर से सेम है? अब x
x जो था वो आपके पास n क्रॉस 1 ऑर्डर का था, तो p कितने ऑर्डर की आएगी, p n क्रॉस n ऑर्डर की आएगी, u आ जाएगा आपके पास n क्रॉस 1 ऑर्डर का, y में थे m एलिमेंट्स, q हो गई m क्रॉस m ऑर्डर की, ये हो गया m क्रॉस 1 ऑर्डर का। अब यहां पे चेक कर लो u कितना है, n क्रॉस 1 का, तो ट्रांसपोज हो गया 1 क्रॉस n, यहां भी यही चीज है। फिर d हमारे पास क्या है, d हमारे पास यहां से आएगा, p का ऑर्डर था n क्रॉस n, ट्रांसपोज का भी सेम रहेगा, a का ऑर्डर यहां पे होगा n क्रॉस m, क्योंकि इसका मैंने ऑर्डर n लिया है, इसका m लिया है, तो ये हो गया n क्रॉस m, q का ऑर्डर है m क्रॉस m, तो टोटल मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा n क्रॉस m, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बन गया n क्रॉस m ऑर्डर। v कितना है, m क्रॉस 1 ऑर्डर का, y भी m क्रॉस 1 ऑर्डर का, x टाइम 1 क्रॉस n ऑर्डर का, सेम फॉर्म आ गई। अगेन ये क्या है, एक बाइलिनियर फॉर्म, कि बाइलिनियर फॉर्म पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें तो क्या आ जाती है, बाइलिनियर फॉर्म। सेम वे से अगर आप क्वाड्रेटिक लेते तो आपने सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लगानी थी, आपने लिखना था x इज इक्वल टू पी यू, तो ये क्या बन जाता है, x ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू पी यू ट्रांसपोज ए पी यू, यानी कि u ट्रांसपोज p ट्रांसपोज ए पी यू, अगेन वो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है। अब इसके रैंक की बात करते हैं, इन दोनों का रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ u ट्रांसपोज dv, मैंने कहा था कि ये अगर बाइलिनियर फॉर्म है तो इसका रैंक क्या होता है, इस मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल होता है, तो इट इज इक्वल टू रैंक ऑफ d, d क्या है, p ट्रांसपोज ए क्यू। अब जो हम यहां पे ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस। कैसी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई हैं हमने, नॉन सिंगुलर, जब हम बात कर रहे हैं रैंक की, ठीक है। पहले तो हमने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी लगा दो आएगी बाइलिनियर फॉर्म, लेकिन अगर रैंक सेम रखना है तो हमें कैसी लगानी है, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो ये आपके पास क्या बन गया, रैंक ऑफ ए क्यू। क्यों, क्योंकि आपके पास P क्या है, P इज, कैपिटल P इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर हम इसको हटा भी देंगे तो भी रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही Q भी क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई कर लो या इसको हटा दो, हमारे रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रैंक किसका आ गया, A का। और A का रैंक किसके इक्वल होगा, इट इज सेम एज रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म x ट्रांसपोज AY, ठीक है। तो रैंक, इसका रैंक और इस ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक, दोनों का रैंक आपके पास सेम होता है, लेकिन कब सेम होगा, अगर हम ये जो फॉर्म लगा रहे हैं, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, ये कैसी हैं, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस रैंक को ऑल्टर नहीं करती हैं। अगर सिंगुलर होती तो यहां पर आप इसका और इसका रैंक सेम नहीं ले सकते थे, तो ये आपके पास रैंक सेम नहीं आता। नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं तो इसका मतलब रैंक जो है वो सेम रहेगा। रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।